तो बड़ी खबर इंडिया न्यूज अखबार की आज जयपुर से लॉन्चिंग। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज अखबार की जयपुर से लॉन्चिंग। द डेली गार्जियन न्यूज़पेपर की होगी आज लॉन्चिंग। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अखबारों की लॉन्चिंग करते आएंगे नजर। आईटीवी नेटवर्क के हैं दोनों प्रतिष्ठित समाचार पत्र। कार्यक्रम में राजनेता, अफसर और गणमान्य रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज अखबार की आज जयपुर से लॉन्चिंग। द डेली गार्जियन न्यूज़पेपर की भी लॉन्चिंग होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों अखबारों की लॉन्चिंग करेंगे। आईटीवी नेटवर्क के हैं दोनों प्रतिष्ठित समाचार पत्र। तो कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज अखबार की आज जयपुर से लॉन्चिंग। द डेली गार्जियन न्यूज़पेपर की भी होगी लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अखबारों की लॉन्चिंग करेंगे। वहीं आईटीवी नेटवर्क के दोनों प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद। जुडिशरी हो, देश के सम्रांत इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक का चहेता अखबार बन गया। तो कुछ तो फर्क किया ही होगा। ऐसे नहीं कोई साधारण से असाधारण बनता है। एक असाधारण अखबार है, आप सब लोगों को कल से पढ़ने को मिलेगा, यहां भी मिलेगा अभी। उसको आप देखिएगा, उसके अंदर व्हाट इज सो डिफरेंट इन दैट न्यूज़पेपर। फिर हमने एक व्यापार जगत का भी अखबार लॉन्च किया, बिजनेस गार्जियन। बहुत पसंदीदा अखबार है, बहुत बेहतरीन अखबार है। यदि जयपुर के निवासी चाहेंगे तो कभी शायद हम उसे भी जयपुर के अंदर लाएंगे। आज समाज है, डेली गार्डियन है, बिजनेस गार्डियन है, और देश का एकमात्र जो रविवार के दिन सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार है, सबसे पसंदीदा अखबार है, और जिसमें देश विदेश के जो राइटर्स हैं वो बिना किसी कंट्रीब्यूशन के उसमें लिखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि इसमें लिखेंगे तो हुज हू ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू रीड दोज कंटेंट्स। वो भी अखबार यहां पे आपको इस रविवार से प्राप्त होगा इस शहर के अंदर। इंडिया न्यूज, आज समाज, डेली गार्डियन, बिजनेस गार्डियन, आज ये सब 5 अखबार हमारे यहां से निकलते हैं। उसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई। मीडिया आजकल एक अखबार निकाल दिए से संपूर्ण नहीं होता। विद द इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोजन इन द कंट्री, विद द आईटी एक्सप्लोजन इन द कंट्री, अखबार लोग कहते थे कि शायद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, इसकी पाठक संख्या कम हो जाएगी। हमारी तो कम हुई नहीं, मैं आपको उसके भी आंकड़े गिनाऊंगा। लेकिन आज का यूथ डिजिटल के साथ जुड़ा है, उसको तुरंत चाहिए, मैगी चाहिए, 2 मिनट मैगी। तो हमारे प्रमोटर साहब ने पूरे देश में सर्वाधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म इस देश को दिए हैं। वी हैव गॉट 142 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन आवर कंपनी। देश की आबादी 140 करोड़ है, और उसमें से 25 करोड़ लोग हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। देयर आर 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑफ आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, which is amazing. We are very close to number 1 viewership in the digital platform in the entire country. That's another big achievement. उसके अलावा 2 हमारे नेशनल चैनल हैं, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। इसके साथ साथ हमारा आपका राजस्थान के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान है, आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के लिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, एक और पड़ोसी राज्य के लिए
इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड है, और एक और बाउंड्री आपकी लगती है हरियाणा। इंडिया न्यूज हरियाणा भी है, इंडिया न्यूज गुजरात है। ये सब हमारे चैनल्स जो हैं इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऑल इन वन, द वन मीडिया हाउस विच इज कॉल्ड द ITV नेटवर्क, गुड मॉर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दीज टू संस्थाएं जो हमारी हैं वो पूरे देश को सर्व कर रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान क्यों? इतना कुछ हमारे संस्करण निकले, लेकिन दिल्ली से बाहर सबसे पहले हमने राजस्थान को चुना। दिल्ली के करीब तो है ही है, लेकिन यहाँ की जो समृद्ध पाठक संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसको देखते हुए जिस प्रकार से राजस्थान एक सेंटर इंडिया तो है ही है, भारत का एक सेंटर हब भी पड़ रहा है पाठ की, दर्श की संख्या के हिसाब से, और उस डेवलपमेंट ग्रोथ का हमारा अखबार, हमारे चैनल, हमारे डिजिटल मीडिया एक पार्टनर बनना चाहते हैं। आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करके उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। वी वांट टू शोकेस दिस राजस्थान टू द एंटायर वर्ल्ड, टू द एंटायर यूनिवर्स, दैट व्हाट राजस्थान इज, एंड ब्रिंग देम बैक टू द राजस्थान, दैट हाउ फ्लॉरिश, हाउ डेवलप दिस स्टेट इज। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। दूसरा, एक ट्रेडिशन हो गया है, अखबार की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसे ट्रेडिशनल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया उसको समझ ही नहीं पा रहा। आज वो परोसते हैं कि जो वो चाहते हैं, वो समय बदल गया है। देयर आर अनआर्टिकुलेटेड एस्पिरेशंस, देयर आर अनआर्टिकुलेटेड नीड्स, देयर आर अनआर्टिकुलेटेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस यंग इंडिया विच इज 65% ऑफ द कंट्री। तो हमारे जो अखबार हैं, हमारे जो चैनल्स हैं, हमारे जो डिजिटल मीडिया है, वो आज को यूथ को फोकस कर रहे हैं। उस 65% आबादी की क्या आवश्यकता है? जब आप इसके अखबार के पृष्ठ देखेंगे, उसमें आप पाएंगे वी आर फोकसिंग ऑन द यूथ, वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकली स्पीकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगली स्पीकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली स्पीकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट हम महिलाएं। 50% पॉपुलेशन को कोई एड्रेस नहीं करता। हमारा अखबार, हमारे सारे मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन महिलाओं को भी, हमारे कार्यक्रम है हम महिलाएं, उसके कंटेंट्स भी हम इन सारे अपने मल्टीपल मीडिया जो ऑफरिंग्स हैं उसके अंदर हम दिखाते हैं। इसके कंटेंट यूथ को फोकस करके लिखे जा रहे हैं। उनको क्या चाहिए? हम सिर्फ घटनाओं को बता नहीं रहे, क्योंकि घटना तो आप शाम को टीवी पे देखते हैं। विद इलेक्ट्रॉनिक इन्वेजन इन द बेडरूम्स, एवरीबॉडी स्लीप्स बियॉन्ड 12 o'clock midnight आफ्टर नोइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड। दैट्स नॉट एनफ। वो अखबार को उठाएगा ही नहीं, उसे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है वो घटना क्यों घटी और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, उसके बारे में चर्चा आपको इन अखबारों में मिलेगी। दैट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग यू अ डिफरेंशिएटेड कंटेंट, जो आपके यूज का हो, द न्यूज विच यू कैन यूज। वो समाचार पत्र, वो उसका अंदर वो संकलन होता है। हमारे जो एडिटोरियल बोर्ड है, उसके अंदर देश के सबसे प्रबुद्ध पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेली गार्डियन को एडिटोरियल डायरेक्टर आपने सभी ने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित चेहरा है, श्री MD नलपत साहब। ही इज द एडिटोरियल डायरेक्टर फॉर संडे गार्डियन, फॉर डेली गार्डियन, विच इज लीडिंग दिस। इंटरनेशनली एक्लेम्ड जर्नलिस्ट हैं वो, टीवी डिबेट्स में भी आते हैं। बहुत बेहतरीन उनके पास नॉलेज है एक्सटर्नल अफेयर्स की, डिप्लोमेसी की, फॉरेन अफेयर्स की, बहुत बेहतरीन वो। एंड ही इज द डायरेक्टर, ही डायरेक्ट्स द एंटायर बोथ द पेपर्स, बोथ ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। वी हैव गॉट पंकज वोहरा, वी हैव गॉट अजीत मंडोला जी, आपके शहर से मनु जी हैं, मनु शर्मा जी हैं। ये सब हमारे सारे ही वर्टिकल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। It's not that they will be contributing only for the newspaper, they contribute for the digital media, they contribute for the electronic also. तो इस प्रकार से समृद्ध विकसित पत्रकारिता के साथ हम आपकी सेवा के लिए राजस्थान में आए हैं, और मैं आशा करता हूं that you will welcome us
with the same spirit and the passion with which enthusiasm which you have come here and you will accept us. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं. And I once again thank you so much for being with us. Do read our paper, do watch our channels, do watch our digital platform. Thank you so much for. सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार स्टेज पर आएं, क्योंकि बीडी कल्ला साहब हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, तो इनसे जो है हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करें, क्योंकि इससे पहले कि मुख्यमंत्री आएं. नमस्कार. मैं चाहूँगा कि अब कल्ला साहब बैठे हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री कागजी साहब, एमएलए साहब और अरोड़ा साहब को तो सभी जानते हैं, परिचय की. हाँ, रफ़ी खान जी और अरोड़ा जी के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है. मैं चाहूँगा कल्ला साहब, अभी जो प्रदेश में चल रहा है, आपकी सरकार कर रही है, क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्या आप करने जा रहे हैं? अब चुनाव सामने हैं, आज मुख्यमंत्री जी भी दौरे पे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं परसों, तो क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या आपकी सरकार के अब तक क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ अपना. सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ अखबार और द डेली गार्जियन लॉन्चिंग के अवसर पर कार्तिक जी शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को, आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं. हमारी सरकार ने पिछले लगभग अभी 4.5 वर्षों के कार्यकाल में राजस्थान में मिरेकल कर दिया है. उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जैसे हायर एजुकेशन में अब तक लगभग 270 कॉलेजेस थे, हमने 330 नए कॉलेज खोलकर एक रिकॉर्ड बना दिया. इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, सड़कें, सिंचाई के साधन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. 5 साल तक कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग लगाना चाहे तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं. स्टार्टअप योजनाएं अनेक शुरू की, उसमें नए एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया गया. सोलर एनर्जी में राजस्थान आज पूरे देश में प्रथम नंबर पर है. विंड एनर्जी में भी हम राजस्थान प्रथम नंबर पर है. इसी प्रकार एजुकेशन में राजस्थान पहले बहुत पीछे था, लेकिन दिल्ली का तो हल्ला है. हकीकत में राजस्थान देश के पहले 3 राज्यों में है एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस में. फिट इंडिया में हम फिट हैं. इंस्पायर्ड अवार्ड जो राजस्थान में साइंस के लिए दिया जाता है विद्यार्थियों को, 3 साल से राजस्थान पूरी इंडिया में फर्स्ट स्थान पर है. इस प्रकार अनेक क्षेत्र में हमने काम किए. मुझे याद है कि मैं वर्ष 88, 89 और 90 में राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर था. अकाल पड़ा हुआ था. हमारे यहाँ 672 हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे. माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि हम पीछे रह गए हैं. शिवचरण जी माधव चीफ मिनिस्टर थे. राजस्थान में अभी तक 10+2 प्रणाली शुरू नहीं हुई है, 10+2, और अन्य राज्यों में शुरू हो चुकी है. तो उन्होंने कहा भाई केंद्रीय सरकार से हम अकाल के लिए सहायता मांग रहे हैं, अभी पैसे हैं नहीं, कैसे करेंगे? फिर भी उन्होंने मुझे कहा तुम 200 स्कूलें शुरू कर दो. मैंने कहा नहीं, आप 672 स्कूल एक साथ शुरू करो. 200 स्कूलों की उन्होंने मंजूरी दी. जैसे ही 200 स्कूलों की मंजूरी मिली, आप ताज्जुब करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उस समय 8 से 10 हज़ार लोग रोज़ आके कहने लगे हमारे स्कूल को भी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाओ. और आखिर करके हमने
एक साथ 672 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाई। ये प्रसंग मैंने इसलिए कहा है कि अभी गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ 4500 हमारे जो सेकेंडरी स्कूल थे उनको सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऐसे ही अनेक प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, अनेक सब्जेक्ट, नई नई फैकल्टीज और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आज राजस्थान में 3200 खुल चुके हैं। और उसका एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं आपको कि विद्याधर नगर स्कूल में जो गवर्नमेंट का स्कूल है 30 स्थान थे, 2600 एप्लीकेशन आई और लॉटरी निकालकर 30 विद्यार्थियों के एडमिशन हुए। ऐसा मेरे ख्याल में सरकारी स्कूलों में कभी आपने सुना नहीं होगा। और प्रेस के बीच में हमने प्रेस के लोगों से लॉटरी निकाली। तो ये जो काम हुए हैं इससे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे आने वाले 10-5 सालों में हमारे सरकारी स्कूल के लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एमबीए करेंगे, सीए करेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का सपना है। और उसके अनुसार उन्होंने केवल कहा ही नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में पहले राइट टू एजुकेशन मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने शुरू किया था, उसकी पालना हम कर रहे हैं। अब राजस्थान एक पहला स्टेट है, उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल पास करके दुनिया में एक चमत्कार कर दिया है। आज यहाँ पर दवाई फ्री, जांच फ्री, 25 लाख तक का इलाज फ्री। आप बताइए हिंदुस्तान में किस प्रदेश में है, वर्ल्ड में किस देश में है? इस तरीके के काम कार्तिक जी किए हमने, कार्तिक जी, जो वास्तव में दुनिया से इंक्वायरी आ रही है, अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की, कि आपने ये कैसे किया। आज पशुपालक, हमारी इकोनॉमी कैटल बेस्ड है। कैटल बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण हमारे यहाँ पशुधन खूब है। और अभी लंपी में बहुत सी गायें मर गई। जो गायें मरी उनको 40-40 हज़ार रुपये घर बैठे उनके खातों में ट्रांसफ़र किए गए। लगभग 345 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और आने वाले समय में 2 गाय अथवा 2 भैंस का निःशुल्क बीमा। और जो 10 गारंटी योजनाएं दी हैं उसमें प्रत्येक राजस्थान के व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री, जिसके पास कुआं है उसको 2000 यूनिट बिजली फ्री। और जो व्यक्ति एक तरीके से वृद्ध हो गया है, विधवा है, विकलांग है, उनको पेंशन 1000 रुपये। और हर वर्ष 15% उसमें इंक्रीमेंट, हर साल मतलब 15% उसमें इजाफा होगा। इसके साथ अन्नपूर्णा योजना में जो हम केवल गेहूं देते थे, अब दाल भी दे रहे हैं, 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, मिर्च मसाले, ये सब फ्री दे रहे हैं अन्नपूर्णा योजना में। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया दुर्घटना बीमा 10 लाख की कर दी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री है। 10 गारंटी योजनाओं में हमारे काम है। और उसके साथ साथ मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, वो 125 दिन कर दिया। इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में जो रोजगार 100 दिन का मिलता था उसको 125 दिन कर दिया। इस प्रकार ये जो 10 गारंटियां दी है, इससे आम जनों में एक बहुत बड़ी राहत मिली है आम जनों को। और हमारे बजट को लोगों ने राहत, बचत और विकास का बजट कहा है। और इसके साथ साथ ओपीएस ने तो कमाल कर दिया। आप देखिए कर्नाटक ने ओपीएस लागू किया, वहां सफाया हो गया दूसरी पार्टियों का। हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस लागू किया, वहां पर हमारी पार्टी ने जीत हासिल की। और प्रधानमंत्री जी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप पूरे देश में ओपीएस लागू करें। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि हर योजना में उन्होंने एक पहल की है और आम आदमी को राहत दी है, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को। कर्जा हमने कोऑपरेटिव बैंक्स का माफ़ कर दिया, लैंड मॉर्गेज बैंक का कर्जा माफ़ कर दिया। और केंद्रीय सरकार को भी हम बराबर लिख रहे हैं कि आप यदि उसको नेगोशिएट करके उनका ब्याज माफ़ करके और उस तरह से करें तो हम कमर्शियल बैंकों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग कर्जा माफ़ी के
पक्ष में रहे, लेकिन केंद्रीय सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर दिए, लेकिन गरीबों के कर्जे माफ़ नहीं किए, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए। इसी प्रकार जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था, उसकी करीब करीब ये समझिए 90% से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी है, और कई कंटिन्यूएशन में है, तो वो अभी 2-2.5 महीने और बाकी पड़े, उसमें पूरी हो जाएंगे। तो हमने जो कहा है वो किया। लेकिन दूसरी ओर हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो केंद्र में शासित पार्टी है, उसने जो वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, आज लगभग 9 वर्ष हो गए हैं उनको भी। 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल सस्ता करने की बात की थी, नहीं हुआ, 100 रुपये के पार हो गया। किसान की इनकम दुगनी करने की बात थी, वो नहीं हुई। गैस का सिलेंडर 1100 से ऊपर पहुंच गया था, अभी उन्होंने 200 रुपये कम किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हर एक के खाते में 1500 रुपये आएंगे। मैं एक बार बैंक में गया, एक आदमी ने कहा मेरे खाते में कितने पैसे आए, इत्तेफाक से दूसरी बार भी वो आदमी मिला, उसने कहा मेरे खाते में पैसे कितने आए। तो मैंने साहब ने कहा कि आप, पहली बात तो ये है कि आपके खाते में कोई पैसे आने वाले नहीं है, चुनावी जुमला था, आपके खाते में कोई पैसे आने वाले नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो है घोषणाएं की हैं, कभी डिजिटल इंडिया, कभी मेक इन इंडिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने खूब काम किए हैं और अब जनता का विश्वास बन गया है। आप देखें कि कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो विपक्ष है या बीजेपी है, वो कहती है कि रेवड़ी बांटी जा रही है, तो क्यों इसका क्या जवाब है आपके पास कि रेवड़ियां, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही बात कहते हैं या बीजेपी की जो यहाँ इकाई है वो भी यही बात कहती है कि अंतिम समय में ये रेवड़ी बांटी जा रही हैं, तो क्या इस बारे में आपका? अजीत भाई, आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, कार्तिकेय जी राज्यसभा सांसद हैं। हम तो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वो जयपुर आ रहे हैं, क्योंकि जयपुर बड़ा तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है पूरे देश के अंदर, और एक कॉस्मोपॉलिटन, एक महानगर के रूप में जा रहा है। तो इंडिया न्यूज़ का टीवी चैनल तो पहले चल रहा था, लेकिन इंडिया न्यूज़ का हिंदी अखबार और द गार्जियन, द डेली गार्जियन जो आप लेके आए हैं, उसके लिए बहुत बधाई। इससे आपका जो मीडिया का एक बुके होता है वो पूरा हो जाता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं और प्रिंट मीडिया के अंदर भी शामिल हैं। और आपकी जो टीम है, मैं अजीत भाई को लंबे समय से जानता हूँ, इनके हर कॉलम को मैं पढ़ता हूँ और अक्सर इनसे बातचीत होती रहती है, हमारा आदान प्रदान होता है। मनु शर्मा जी, रहमतुल्ला जी कांग्रेस से लंबे समय से देख रहे हैं। तो ये जो टीम है ये बहुत ही जागरूक है, सकारात्मक खबरें लिखती हैं। आज हमारे बहुत सीनियर साथी भी बैठे हुए हैं, अनिल लोहिया जी, प्रकाश बग्यारी जी, सूरज खत्री जी। तो मेरे को लगता है कि अब सही समय आ गया है कि जयपुर में एक ऐसा अखबार होना चाहिए। मुझे मालूम है कि पॉलिटिकल और सरकार की रिपोर्टिंग तो आप करेंगे, लेकिन मैं क्योंकि एक परिवार के सदस्य की तरह हूँ, तो कार्तिकेय को मैं भाई की तरह मानता हूँ। क्योंकि तो मेरा सोचना ये है कि हमको कुछ ऐसी अलग जगह बनानी चाहिए कि जिसमें जयपुर, क्योंकि कल्चरल कैपिटल ऑफ कंट्री है एक तरीके से, तो आर्ट, कल्चर, फैशन और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो अखबार में लिखें, तो एक बड़ा जो जागरूक वर्ग है वो इस अखबार के संग, इस मीडिया हाउस के संग जुड़ पाएगा। मेरा सोचना ऐसा है। जैसे क्योंकि मैं अंगदान के लिए बहुत काम करता हूँ, जयपुर में हमारा MFJCF ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जिससे लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर हम काम करते हैं। और अभी 3 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का अंगदान के ऊपर पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया। और कल्ला साहब, मुझे बताते खुशी है, 1,74,00,000 लोगों ने शपथ ली। 1,74,00,000 लोगों ने अंगदान की शपथ ली और पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड बना। तो अब ऐसी चीज़ों को बताने वाला भी कोई अखबार होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है जो हिंदुस्तान के हर अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए थी, और वो छुप जाती है कहीं के ऊपर, क्योंकि हम खाली राजनीति और सरकार में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लिखते हैं। तो मेरा सोचना ये है कि
ये एक बहुत ही आपका सफल अखबार है। इंग्लिश का अखबार की, अच्छे अखबार की कमी थी, इसको आप पूरा करेंगे। अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। जो रेवड़ी बांटने की जो बात है, इस देश के अंदर पहले तो बीच में बहुत कम कांग्रेस पार्टी की सरकार बची थी, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई थी पिछले 5-10 साल के अंदर। उन्होंने जो काम करा वो तो सामाजिक सरोकार को पूरे करने का है, और कांग्रेस पार्टी आम आदमी के आंसू पोंछने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए काम करती है, तो उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं। अगर रेवड़ी बांटना होता तो राजस्थान का फिस्कल मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता। पूरे देश में नीति आयोग है, वो इस चीज़ को हमेशा देखता है, हर साल देखता है कि हमने राज्य सरकार को कितना पैसा दिया, उसका सही मद में खर्च हुआ कि नहीं हुआ। और राज्य सरकार कोई भी काम या तो खुद के जो साधन होते हैं, जो टैक्स उसके पास आता है उससे करती है, केंद्र सरकार से जो अंशदान मिलता है उससे करती है, और अगर उधार लेती है तो केंद्र सरकार की अनुमति से लेती है। अगर उसको लेने के बाद में अगर राज्य सरकार अच्छा मैनेजमेंट करके अगर बच्चियों की को अच्छी पढ़ाई दे सके, महिलाओं को स्मार्टफोन दे सके, कोई स्कूटी अगर दी जा रही है, ऐसा कोई काम करा जा रहा है जिसके अंदर गैस के सिलेंडर में राहत अगर दी जा रही है, इसको रेवड़ी बांटना गरीब का उपहास करना है। ये जो सरकारें होती हैं वो समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए सरकारें बनती हैं, होती है। हर किसी मतदाता को उम्मीद होती है कि जब हमारे से चुनी हुई सरकार इस प्रदेश में आएगी, इस देश के अंदर आएगी, वो हमारी मूलभूत जो हमको कमियां महसूस हो रही हैं, इतनी महंगाई को जब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप जॉब क्रिएशन करो या लोगों की आय को बढ़ाओ। आप आय नहीं बढ़ा सकते तो आपको सोशलिस्ट तरीके से सोचना, सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करना एक सरकार की जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरे, लोगों को इलाज समय के ऊपर मिले, इसलिए राइट टू हेल्थ राजस्थान में शुरू हुआ। राइट टू हेल्थ देना अगर रेवड़ी बांटना है तो हमको गर्व है कि हम ऐसी रेवड़ी बांट रहे हैं। सही बात है, ये बिल्कुल जो राजस्थान के अंदर जो काम हो रहा है ये काम अद्भुत है। जो काम हो रहा है दूसरे प्रदेशों की सरकारें अपने प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। पहले पता करने के लिए भेजा था गुजरात ने कि राजस्थान में निःशुल्क दवा की योजना कैसे शुरू हुई, उसके बाद निःशुल्क जांचें शुरू हुई। अब 25 लाख रुपए तक का बीमा चिरंजीवी योजना हो रही है। रोज उदाहरण मिलते हैं, लोग बताते हैं, हम तो क्योंकि अंगदान से जुड़ा हुआ हूँ, कि 17-18 लाख रुपए लगते मेरे लिवर ट्रांसप्लांट कराया है और बिना पैसा खर्च करे हुए लिवर ट्रांसप्लांट हो गया। अब मुख्यमंत्री ने कल घोषणा करी है कि अगर आप प्रदेश के बाहर जाके भी अंग दान, अंग प्रत्यारोपण कराओगे, उसका पैसा भी राज्य सरकार देगी, आने जाने का किराया भी देगी। अगर आम आदमी को स्वास्थ्य मिल रहा है, लोगों को पट्टे मिल रहे हैं और कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई की योजना आ रही है, कोरोना में जो मैनेजमेंट हुआ, रेडी वालों को चिन्हित करके उनके घर बैठ के पैसे पहुंचाए गए। अगर इस मैनेजमेंट को रेवड़ी बांटना कहते हैं तो हमको बहुत खुशी है कि हम ये जो काम कर रहे हैं इससे अशोक गहलोत जी आम आदमी के, राजस्थान के 6-7 करोड़ जनता को के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जी, मैं आपसे, मेरा सवाल है कि आपकी सीट जहाँ से आप बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन ओवैसी भी अब राजस्थान में अपना ठीक ठाक चुनाव लड़ने के मूड में, और कहा जाता है कि कई जगह वोट काटने का वो काम करते हैं। तो आपको लगता है कि बाहर ये बीजेपी इस तरह से कोशिश करती है वोट काटने के लिए, तमाम दलों को खड़ा करती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करती है? ये मेरे को ही नहीं, आपको भी लग रहा है, इसीलिए सवाल पूछ रहे हो आप मेरे से। ये सभी को लग रहा है कि वो बीजेपी हर वो काम करती है जिसमें जिस सामने जो पार्टी है उसके कैसे वोट काटे जाएं और किस तरह से चुनाव नहीं रहने दिए जाए, डेमोक्रेसी की तरफ जो खतरा है वो सबसे बड़ा यही है। पीछे आपको अंदाजा है कि डेमोक्रेसी पे खतरा था, चुनी हुई सरकारें खत्म हो रही थी। आपने
सबको ध्यान है कि महाराष्ट्र के अंदर रात को 3 बजे ट्वीट आ जाता है पीएम का और तख्ता पलट हो जाता है सरकार का। एकदम से एक आदमी पहले तो मुलजिम करार दिया जाता है और फिर वो ड्राई क्लीन हो जाती है उसकी और डिप्टी सीएम बन जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देते हैं, कर्नाटक में गिरा देते हैं, मिजोरम में गिरा देते हैं, मणिपुर में गिरा देते हैं, गोवा में गिरा देते हैं, एक ही जगह असफल होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल की भी लॉन्चिंग हुई इसी वीक में, तो मुख्यमंत्री जी ने को पूछ लिया किसी ने कि ऐसा कैसे होता है, तो जवाब मिला कि पाला किससे पड़ा है। तो वो कोशिशें सब करते हैं, कोई हथकंडा नहीं छोड़ते। और जहां तक ओबीसी की बात है, उन्होंने कोशिश की मेरे यहां मीटिंग करने की आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में, और मोती डूंगरी रोड पे, तो उनका काम आज देश के अंदर 2 ही पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी रहेगी जो सांप्रदायिकता की बात करती है और सांप्रदायिकता को आगे रख के चुनाव लड़ती है, या तो बीजेपी है या ओबीसी है, और दोनों कैमरे के सामने अपने आप को परस्पर विरोधी बताते हैं। ये मायावती भी तैयारी कर रही, मायावती भी सभी सीटों। मायावती को मैं इनसे थोड़ा सा सेक्युलर की कैटेगरी में रखता हूं, इनको ज्यादा उसमें रखता हूं। और कोशिश करी तो ये क्या करते हैं कि मोती डूंगरी रोड पे मीटिंग करने की कोशिश की, और जब हमने वहां विरोध किया कि भाई मीटिंग ऐसी जगह पे करो जहां मीटिंग स्थल हो, सड़क पे आप मीटिंग करो और माहौल खराब करने की कोशिश करो, मैंने कहा ये तो माहौल खराब करके चले जाएंगे, इनका जनता से तो कोई मतलब है नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। तो जब खुली जगह में गए तो 150 आदमी जुटे। तो राजस्थान की जनता समझदार है, राजस्थान के एमएलए भी समझदार थे और जनता भी समझदार है, तो यहां उनकी पार नहीं पड़ने वाली है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। और पिछले जो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं अलग अलग स्टेट में, तो उनको जिस तरीके से वोट मिला